नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। गैरसैंण में सीएम धामी ने पेश किया बजट। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,11,703.12 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। शिक्षा विभाग को लेकर भी बजट पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गैरसैंण से, जहां सीएम धामी ने बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी किया है। 1,11,703.12 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग को मिले 542.84 करोड़। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गैरसैंण से, जहां सीएम धामी ने बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी किया है। तो 1 लाख से ज्यादा का बजट 542.84 का शिक्षा विभाग को बजट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गैरसैंण से, जहां सीएम धामी ने बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी किया है। 1,11,000 से ज्यादा करोड़ का ये बजट शिक्षा विभाग को 542 से ज्यादा करोड़ का बजट मिला है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जारी हो गया है। 1,11,703.12 करोड़ का बजट पेश किया है। शिक्षा विभाग को भी भारी भरकम बजट मिला है। पेयजल विभाग को भी भारी भरकम बजट मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया उत्तराखंड दौरे के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस दौरान बीजेपी के दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हरिद्वार में आयोजित जनसभा में जनता का भारी समर्थन देखने को मिला, जो प्रदेश की जनता की बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों में विश्वास को दर्शाता है। कोरंगा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था बहुत ऐतिहासिक था। जनता अपार उत्साह था। आप उस मैं तो वहाँ था उसमें कार्यक्रम में। अपार भीड़, अपार उत्साह लोगों के अंदर था। माननीय गृह मंत्री जी ने प्रत्येक संवाद किया और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि उत्तराखंड प्रगति की ओर है और आने वाले समय में भी उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो विपक्ष एकदम मुद्दाविहीन बातें करता है। उनके नेताओं के बारे में अभी आपने सुना, मैं दिल्ली की यात्रा में जा रहा हूँ। एक हमारे बड़े नेता है कांग्रेस के, उनका आपने तो सुना ही होगा कि मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में हम लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ये तो मतलब है उत्तराखंड में हम लोगों ने काम नहीं कर पाए। सही से उनका सीधा अगर आप ऐसा अर्थ निकालोगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष से अपील की है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। मंत्री ने कहा कि इस बार बजट सत्र में विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार के विजन को सुनना चाहिए और उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ गैरसैंण में। और आज अब उनका अभिभाषण होगा, वो सरकार के पूरा विजन ले आउट करेंगे। और विपक्ष के सारे मित्रों से निवेदन है, पिछली बार जिस तरीके से ऑनरेबल गवर्नर का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया था और उनके अभिभाषण के बीच में विपक्ष के माध्यम से बहुत ज़्यादा अवरुद्ध किया गया उसको, तो इस बार ना किया जाए। और जहाँ तक बजट का बात है, बजट देखिए उत्तराखंड सरकार का पिछले 4 साल में जब भी बजट पेश किया गया हुआ है, उत्तराखंड की जन भावनाओं को सम्मानित करने का बजट रहा है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को, युवाओं को सशक्त करने का बजट रहा है, किसानों की आय बढ़ाने का बजट रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो भी जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए उत्तराखंड को आगे विकास के रास्ते पर अग्रसर करने वाला बजट होना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन सदन के भीतर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसी शोर शराबे और
हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने का काम किया, जिसमें धामी सरकार के रोड मैप और मौजूदा योजनाओं का जिक्र किया गया है। वहीं अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जानबूझकर सत्र में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उनका मकसद जनता के मुद्दों पर सदन की अवधि को बढ़ाना है, लेकिन सरकार केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का माहौल बना रही है। गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा। और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे, उनको भी रहना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है। देखिए, राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत ही शानदार रहा है और ये सरकार ने जिस प्रकार से विगत वर्षों में कार्य किया है उसकी पूरी रूपरेखा रही है और ये सारे कार्य धरातल पर इम्प्लीमेंट हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद विपक्ष को विकास रास नहीं आता, इसीलिए वो राज्यपाल के अभिभाषण का बायकॉट करके और शोर शराबा करते हुए बाहर निकल गए, जो कि मैं समझती हूँ कि विपक्ष का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता जिन्होंने उनको चुनकर यहाँ भेजा है, निश्चित रूप से उनको भी ये घटना देखते हुए बहुत दुख हो रहा होगा। किस ढंग से परिभाषित करती है, ये उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन हमारी मंशा, हमारा इरादा स्पष्ट रहा है। हम प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के संदर्भ में बात करना चाहते हैं और बात तभी होगी, चर्चा तभी होगी जब सत्रावधि बढ़ेगी। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, उनसे अनुरोध भी किया है कि सत्रावधि बढ़ाई जाए। इसीलिए वो राज्यपाल के अभिभाषण का बायकॉट करके उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने भराड़ीसैंण विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सत्र की अवधि को लेकर विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास जैसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सत्र की अवधि बहुत कम रखी है, जिससे इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। 9 सत्र 32 दिन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ और सिर्फ 32 दिन, जबकि विधानसभा नियमावली कहती है कि 1 वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आपसे अगर सत्र नहीं चल रहा है तो आप ट्रंप से अनुमति ले लीजिए, जैसे तेल के लिए लिए थे। ट्रंप से अनुमति लेकर 30 दिन सत्र चलाइए कम से कम, जो है कि अपना बजट का सत्र। सरकार ने आज हद कर दी, परंपरा और प्रोटोकॉल दोनों का उल्लंघन। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले ही बजट पेश। जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार सवालों से बच रही है। नियमावली के हिसाब से विधानसभा की कम से कम साल में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 साल में मात्र 32 दिन चलाया है। तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम ज्वलंत कार्य होते हैं जो क्षेत्र के हम अपने विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समय ही नहीं मिलता तो क्या कर सकते और जिस प्रकार से प्रदेश में बदहाली है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला सुरक्षा में हम इतना महिला उत्पीड़न हो रहा है कि उसके कोई हद नहीं है। अंकिता भंडारी आज भी न्याय के लिए जो है बहन की आत्मा भटक रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के पिछले 1 साल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण सदन में रखा, जहां इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आगामी विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
ग्राफिक एरा ने उत्तराखंड के गरीब और प्रगतिशाली युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसमें इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, एमबीए, होटल मैनेजमेंट और सिविल सेवा की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। छात्रों को आधुनिक लैब और नई तकनीकों के साथ उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जब भी स्विट्जरलैंड जाता हूँ, कैसे इंडियन रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो वहाँ का जो शेफ होता है वो हमेशा गढ़वालिया के गाँव से होता है, उत्तराखंड से होता है। अभी मेरे एक मित्र जापान में गए तो मैंने कहा अपने खाने का कैसे किया हुआ, आप वेजिटेरियन है सचिन? उन्होंने कहा उस क्षेत्र में खाली एक ही रेस्टोरेंट था, उसको सारे उत्तराखंड के लोग चला रहे थे। जर्मनी में मैं गया, ऑक्सफोर्ड में मैं गया, हर जगह मुझे उत्तराखंड वाले ही मिले। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा परचम लहराता है उत्तराखंड का, लेकिन जितने भी लोग गए वो अपार संघर्ष करके आगे बढ़े। जर्मनी में मैं गया, ऑक्सफोर्ड में मैं गया, हर जगह मुझे उत्तराखंड वाले ही। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित निर्मल आश्रम अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। बता दें कि इस दौरान शिविर में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मालवीय ने अपनी सेवाएं देते हुए 3 दर्जन से अधिक मरीजों की जांच की और उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया। इस दौरान मौके पर शिविर में मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार उपचार और दवाइयों की जानकारी भी दी गई। पहले तो प्रदेशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार जो 94 दिन से नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड बैनर तले अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एकता बिहार में चल रहा है, उसी के संदर्भ में जो आज हमारी महिलाओं के क्या समाज में हमारी भागीदारी रही है, क्या उनका रोल रहा है, उसी के तहत यहाँ पे हमारे कुछ लोग गेटअप में पहुंचे हैं। चाहे भारत माता की बात करें, चाहे वो फिर तिलू रोतल्या की बात करें, चाहे गौरा देवी की बात करें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे वो आर्मी की बात करें, तो हर एक वेशभूषा में हमारी जो आज महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और हमारे उसमें संस्कृत में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्य तो पूजनते तत्र रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ भगवान। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती को वर्षवार कराने और लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने महिला दिवस पर रैली निकाली। बता दें कि ये रैली भेल चौक से मुख्यमंत्री आवास तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थी और कर्मी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक मंच के सदस्य पिछले 94 दिनों से एकता विहार में धरना दे रहे हैं। पहले तो प्रदेशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार जो 94 दिन से नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड बैनर तले अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एकता बिहार में चल रहा है, उसी के संदर्भ में जो आज हमारी महिलाओं के क्या समाज में हमारी भागीदारी रही है, क्या उनका रोल रहा है, उसी के तहत यहाँ पे हमारे कुछ लोग गेटअप में पहुंचे हैं। चाहे भारत माता की बात करें, चाहे वो फिर तिलू रोतल्या की बात करें, चाहे गौरा देवी की बात करें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे वो आर्मी की बात करें, तो हर एक वेशभूषा में हमारी जो आज महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और हमारे उसमें संस्कृत में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्य तो पूजनते तत्र रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं और सारे कार्य सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम ये संदेश देने आए हैं कि लगातार आप देख रहे होंगे कि 94 दिन से जो हमारी महिलाएं सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर, इनकी मांगों को सुना जाए। और हमारी सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि जो आने वाला जो बजट सत्र कल से यहाँ पे गैरसैंण में लागू होने वाला है, कहीं ना कहीं इस आवाज को वहाँ भी जरूर बुलंद किया जाए। और उसी के तहत आज सीएम आवास पे हमने रैली का आह्वान किया था और नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा तमाम जिलों से लोग यहाँ पे पहुंचे। देखिए, जैसे एक वुमेन होती है, कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी माताएं हैं वो अलग अलग रोल प्रदान करती है। तो वैसे एक वुमेन एक हाउसवाइफ भी होती है जो कि अच्छे से अपने घर भी संभालती है, बच्चे संभालती है। और जैसे एक वुमेन होती है जो टीचर भी हो सकती है, वो इंजीनियर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, नर्सेज भी होते थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम नर्सिंग में होते हैं तो हम हॉस्पिटल में भी वही रोल करते हैं, हम अपने पेशेंट के साथ उतने ही सॉफ्टली डील करते हैं। तो जब हमारी हकों की बात होती है, इसलिए अगर जब टाइम से हमें हक नहीं मिलता है तो फिर धरना प्रदर्शन करना जरूरी होता है। इसलिए हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हमारा हक है कि वर्षवार हो, हमारे सीनियर्स को टाइमली अपनी जॉब मिले, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर सरकार का सपोर्ट रहेगा तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू। पहले तो मैं आप सबको से प्रणाम कर दूं। आज जो हमारी वेशभूषा चे और हमारी भाषा चे मैं इनको बहुत सम्मान कर दूं। हमारी गौरा देवी की जो मैंने वेशभूषा धरी चे उनके सत सत नमन कर दूं, उनके प्रणाम कर दूं।
तो आप सब भी जानता होला कि गौरा देवी को इतिहास आप सब उते पता होलो चिपको आंदोलन में जौन अहम भूमिका निभाई है। तो गौरा देवी के करे उत्तराखंड की चमोली जिले से छे वहाँ, तो उन अपना जो गांव का जंगल छा वो तो काटने से बचाए छो। तो मेरे आज मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और धन सिंह रावत जी दुइयों ते हाथ जोड़ी विनम्र निवेदन छे। कोई कटाक्ष नहीं छे, कोई आरोप नहीं छे, कुछ नहीं छे, बस विनीति छे कन्नू में कि आप हमारा बारे में सोचा और हम होते कुछ आज महिला दिवस पर कोई ना कोई उपहार चाहे लिखित रूप में हो, आप लोग आवा और यखम आवा और हम तक कुछ ना कुछ आज समझना। मेरे बहुत विनती चूँ चरण स्पर्श करी मैं हूँ आज यखम होना आग्रह करनी चाहिए। मैं सन 6 में यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से हम नर्सिंग प्रोफेशन में आने के बावजूद अपने घर परिवार के साथ साथ हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बस एक छोटा सा आग्रह है, ये महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उस दिन हमें एक लिखित आश्वासन दे दे, जिससे हमें भी ये उपहार स्वरूप मिल जाए कि हमारी भर्ती जो है वो वर्षवार ही होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा हर रोग दबा, एक जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित निर्मला आश्रम अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। बता दें कि इस दौरान शिविर में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मालवीय ने अपनी सेवाएं देते हुए 3 दर्जन से अधिक मरीजों की जांच की और उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया। इस दौरान मौके पर शिविर में मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार उपचार और दवाइयों की जानकारी भी दी गई। लालकुआं के तराई केंद्र वन प्रभाग की डांडा रेंज में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने सख्त अभियान चलाया हुआ है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम के नेतृत्व में टीम लगातार गश्त और चेकिंग कर रही है। पिछले 6 महीनों से अवैध लकड़ी ले जा रहे करीब 440 से 50 वाहनों को सीज किया गया है, जिसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक तस्करों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वन विभाग ने हरियाणा में छापेमारी कर एक काथा फैक्ट्री में लगभग 600 नग खैर की अवैध लकड़ी भी बरामद की है। तो हमारा रोज का कार्यक्रम है। अगर कहीं अवैध पातन होता है तो हम उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई करते हैं और हमारे जो स्थानीय समीपी वन क्षेत्राधिकारी उनसे मदद लेते हैं और प्रभाग स्तर पर भी हमें हर समय सहयोग मिलता है। अभी हमारे द्वारा एक प्रभागी वन अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में हमारे द्वारा हरियाणा राज्य में जाकर एक खैर की जो फैक्ट्री थी जहाँ से कत्था बनाया जाता, वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ से 1 ट्रक लाए और 6 कुंटल अलग से खैर लाए। तो वहाँ भी कार्रवाई चल रही है और हम उसको, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हम बाहर गए और बाहर से इस तरह की अवैध जो यहाँ से उत्तराखंड से लकड़ी की जिसको बरामद करके ले आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने उसको पार किया। वो हमारे सभी के सहयोग से और हमारे जो प्रभागी वन अधिकारी महोदय हैं उनके उचित दिशा निर्देशों पर हम इसमें सफल हो पाए। रायवाला के पास मोतीचूर फ्लाईओवर पर 4 वाहनों की टक्कर के बाद भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जहां इस दौरान हादसे में रोडवेज बस, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक और कार आग की चपेट में आकर जल गए, तो वहीं घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और कई लोगों के घायल होने और जिंदा जलने की आशंका भी जताई गई। तो वहीं रेस्क्यू के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि देहरादून से बिजनौर की ओर जा रही थी, उससे एक बस की टक्कर हुई। उस बस के पीछे एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक 22 टायर ट्रक और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, इन सब की आपस में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
स्कॉर्पियो में सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारण बस में और स्कॉर्पियो में दोनों में आग लग गई थी, जिसे कि फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। दिनेशपुर के जयनगर स्थित कृष्णा होम फेज 2 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में रखा करीब 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय घर में मौजूद 7 साल का बच्चा बाल बाल बच गया। हालांकि आग की लिपटों से उसके बाल झुलस गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में धमाका हो गया, तो वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मिलकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर था, फट गया। हम लोग ऐसे ही गरीब आप 2 पैसे भी नहीं थे मेरे पास। 2 लीटर मैंने गैस भरा के लाई, तो 2 लाख पता नहीं कैसे मैं ऊपर मसाला पीसने चली गई, तो उसका कैसे आग आया और नीचे आते आते तो ऐसा हम लोग बाहर निकलते ऐसा आवाज आया, मेरा नाती जलने से बच गया। मेरा नाती को कैसे हो गया, बाल जल गया, गर्दन में चोट आ गई, हल्का फुल्का थोड़ा चोट, मेरे 4-5 शीशे टूट गए, सब बहुत नुकसान हुआ है। मगर था कंपनी से जॉब करके आया था, नाइट ड्यूटी से जॉब करके आया था, अंदर सो रहा था, तो अचानक से आग लगी, तो आँख खुली मेरी, अब पूरा धुआं हो गया। तो मम्मी को आवाज़ दिया, मैंने बुलाया नीचे, मम्मी जल्दी आओ, आग लग गई है। तो आग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत तेज आग लगी थी। मैंने मम्मी से बाहर भागो आप लोग बाहर भागो। फिर मैं अंदर गेट पर दरवाजा बंद करके मैं अंदर ही हो गया। मम्मी लोग को बाहर भगाते तब तक भांजे के पूरा लग गई, आग लग गई। भांजे को थोड़ा चोट लग गई है सर पे और जहाँ गर्दन पे। देहरादून में वनाग्नि सीजन शुरू होने के साथ ही वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि अब तक जंगलों में आग की केवल कुल छोटी घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर समय रहते काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि जंगलों में चीड़ की सूखी पत्तियों को एकत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है। पहले यही पत्तियां आग लगने का बड़ा कारण बनती थी, लेकिन अब लोग इन्हें इकट्ठा कर बेच भी रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है और जंगलों को आग से बचाने में भी मदद मिल रही है। देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसा कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर, वन प्रभाग स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। उसके अलावा जन सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि चीड़ वनों में जो अत्यंत संवेदनशील होते हैं वहां पर वनाग्नि की घटनाएं कम से कम घटित हो। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।